एमसीक्यू स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। पहले का जो आंसर है ना, वन का आंसर बी आ रहा है। वन समझाना है। वन का आंसर इज बी। ठीक है। ऑन फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल पीरियड बिफोर ट्रेडिंग स्टार्टेड, पहला दिन है, बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे है। बिजनेस ओनर इंट्रोड्यूस हर पर्सनल आइटम्स टू द बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 5,000। वो अपने पर्सनल पैसों से 5,000 रुपए के गुड्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो 5,000 के गुड्स आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, ओनर लेकर आ रहा है। और अभी बिजनेस शुरू हुआ है तो वो लेकर आ रहा है, तो क्या होगा, इन्वेंट्री आ रही है, इन्वेंट्री एसेट आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। लेकिन ओनर अपने पर्सनल फंड से लेकर आ रहा है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट जो लाया है डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। नंबर टू पे आ जाए। नंबर टू का आंसर है ए, आंसर है द ओनर ऑफ अ बिजनेस पेड फॉर बिजनेस स्टेशनरी यूजिंग हर पर्सनल फंड्स। फिर वही बात, स्टेशनरी बिजनेस की, बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदी जा रही है, लेकिन पैसे कौन दे रहा है, ओनर खुद दे रहा है, अपने पर्सनल फंड से दे रहा है, यानी कि ओनर अपने पर्सनल पैसे लाके बिजनेस को दे रहा है। तो ये कैपिटल हो जाएगा। नंबर थ्री, थर्ड का आंसर सी आ रहा है। देख लें, इसकी जरूरत है। परचेज रिटर्न की डबल एंट्री बनानी है इन शॉर्ट। ठीक है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और सप्लायर लायबिलिटी डेबिट होता है। नंबर फोर पे आ जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। लायबिलिटी 7,000 की है, कैपिटल 41,000 का ऐड किया, 48,000 के एसेट्स हैं। द एसेट्स इंक्लूडेड अ बैंक बैलेंस ऑफ 1,000। इन 48,000 के एसेट में बैंक है 1,000 रुपए का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड। ओनर टुक ड्रॉइंग्स 2,000 बाय चेक। ओनर ने ड्राइंग्स करी हैं। ड्राइंग्स करेंगे तो क्या होगा, ड्राइंग्स बढ़ेंगी, ड्राइंग्स इधर से माइनस होती हैं कैपिटल में से। ये नंबर ऑफ हो गया, मतलब इंटरनेट। तो ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होंगी, दोबारा आ गया। 2,000 कैपिटल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बैंक से निकालें पैसे, बैंक भी माइनस हो जाएगा, एसेट कम हो जाएंगे 2,000 से। इसके बाद आगे देखें। गुड्स फॉर रीसेल वर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे हमने उधार पे। लिस्ट प्राइस 4,000 थी, 25% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बार्गेनिंग। लास्ट में भी हमने सवाल एमसीक्यू किए थे, उसमें आया था ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है बार्गेन। तो 4,000 की चीज हम खरीद रहे हैं और 25% बार्गेनिंग हो रही है। तो 4,000 का 25% बताएं कितना होता है, 1,000 रुपये होता है। तो 1,000 की बार्गेन हो गई। तो हमने चीजें कितने की खरीदी हैं, हमने 3,000 की चीजें परचेज करी हैं। उधार पे, उधार पे खरीदी, तो क्या हुआ, आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, मतलब एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे 3,000 से, और साथ में आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी 3,000 से। सही। तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, इसके बाद हमें बताने इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो एसेट्स बता दें कितने हो जाएंगे हमारे। तो पहली वाली का देखें क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली एंट्री को देखें, क्या हुआ है, हमने 2,000 रुपये निकाले, उन्होंने 1,000 बैंक में पड़े हुए थे ना। तो आपका बैंक क्या होगा, 1,000 माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1,000 और निकाले तो बैंक तो जीरो हो चुका है, 1,000 और निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लाइबिलिटी को बढ़ाएगा 1,000 रुपये से, ये एसेट को कम करेगा 1,000 रुपये से, और कैपिटल कम होगा पूरा 2,000 से। और उसके बाद 3,000 से इन्वेंट्री एसेट बढ़ेगा और 3,000 से लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो आंसर आपका सी आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है फोर में तो पूछ लें, आप, सॉल्व करेंगे ना इसके इक्वेशन को, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से करना है।
देखें लाइबिलिटी कितनी है, इंडिविजुअली इसको सॉल्व करें। देखें पहले एसेट को सॉल्व करें। एसेट, कितने एसेट्स थे इस सवाल में, 48,000 के एसेट्स थे। बैंक से निकले 2,000, लेकिन थे ही 1,000 बैंक में, 1,000 रुपए थे। तो एसेट कितना कम हुआ, 1,000, कितना हो गया, 47। बाकी सर जो 1,000 बैंक से निकले वो ओवरड्राफ्ट बना ना, लाइबिलिटी बन गया, वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। बाकी 1,000 ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी बढ़ गई। और कैपिटल में से पूरे 2,000 सब्ट्रैक्ट हो गए, ड्रॉइंग्स। नंबर 2। इसको चेंज करना पड़ेगा यार, इसका इंटरनेट नहीं यार, फिर बंद हो गया। मुझे change मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, देख लो। दूसरी चीज क्या है भाई, दूसरा ये कि इन्वेंट्री बढ़ रही, ये एसेट बढ़ जाएगा 3,000 से। तो एसेट कितने हो गए, 50,000। उधार पे लिया तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी 3,000 से। तो 7,000 की लाइबिलिटी थी पहले, ये 4,000 से बढ़ गई, कितनी हो गई, 11,000। 41,000। एक ही एंट्री आई है ड्राइंग्स वाली, कैपिटल से -2,000, इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल कितना हो गया, 39,000। तो ये सी आंसर हो जाएगा। अच्छा अब आ जाए हम नेक्स्ट पे, इसको देखें। ये सोल ट्रेडर के सवाल हैं। 5.3। इन्वेंट्री एट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल, कर लेंगे सॉल्व आप लोग। बना लें इनकम स्टेटमेंट, बना लें इसकी शॉर्ट। रेवेन्यू का मतलब सेल्स है, कितनी है सेल्स, रेवेन्यू। क्या करता है, सही हो जाता है, ऐसे क्या है। अभी तो हम सीख लेते हैं, अभी तो आगे से वैसा अकाउंट तो बिल्कुल सी सकते हो। अच्छा यार इसमें देखा, ये एक सेकंड, कनेक्ट हो गया, वाला कनेक्ट हो गया, रेडो कॉलेज, इसका स्पॉटलाइट बना। अच्छा यार देखें, ये एमसीक्यू था, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, अदर कॉस्ट। जीपी निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है। तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बना लें, जीपी और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। तो सेल्स आ गया, सेल्स, ओपनिंग, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट है, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं है। क्लोजिंग, जीपी आएगा, अदर कॉस्ट नहीं, अदर इनकम भी है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, वो ऐड होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम, फिर लेस एक्सपेंस होगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये पूछा नेट प्रॉफिट और जीपी कितना आ रहा है, सही सिंपल इनकम स्टेटमेंट, बहुत आसान से एमसीक्यू। ओपनिंग इन्वेंट्री देखें कितनी है, 800 रुपए की है। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें कितनी है, 1010 की है। ओपनिंग 800 है, क्लोजिंग 1010 है। परचेजेस हैं हमारी, ऑर्डिनरी गुड्स परचेस्ड 9260, और कैरेज इनवर्ट इधर लिख दिया मैंने, कैरेज इनवर्ट है 130। सॉल्व करें, कॉस्ट आएगी, डिस्काउंट रिसीव देखें कितना है, डिस्काउंट रिसीव ये रहा 700 रुपये का, ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस में अदर कॉस्ट 3880 माइनस नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन करें, बताएं मुझे कितनी आ रही है कैलकुलेशन। 800 + 9260 -1010 +130, 9180, माइनस करें 18,000 में से 8820 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, प्लस करें 700,
9520 माइनस 3880, 5640। तो जीपी का पूछा है और नेट प्रॉफिट का पूछा है। जीपी कौन सा होता है? अदर इनकम से पहले वाला होता है। जीपी कौन सा होता है? अदर इनकम से पहले। ये जीपी है, ये नेट प्रॉफिट है। तो 8820 5640। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। मेरे ख्याल बी आंसर है। बी आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट एमसीक्यू का नंबर 2 सॉल्व करेंगे आप लोग। इसमें भी यार क्या निकालना, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज। कैरेज आउटवर्ड तो एक्सपेंस में आता है ना, ये नहीं आएगा। गुड्स टेकन फॉर ओन यूज, स्टॉक ड्राइंग्स हैं, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पर है, इसको हमें कॉस्ट प्राइस पे लाना पड़ेगा। ये कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट में। मार्कअप दिया हुआ है, तो मार्कअप इस पे लगेगा नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। क्या करना पड़ेगा? मार्कअप को पहले हमें मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर करते हैं, मार्जिन आएगा, मार्जिन इस पे लगाएंगे, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर बताना है हमें। ठीक है, सॉल्व करें इसको जल्दी से। करें जल्दी से, बताएं आंसर क्या हो। लिखकर सॉल्व होगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आप लोगों को, ये दिमाग में रखे ना। लिखकर एमसीक्यू को, ये पेपर 2 के सवाल है, उसी तरह सॉल्व होंगे। बना ले इनकम स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री देखें कितनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 1780। परचेजेस देखें कितनी है, 23,400। कैरेज इनवर्ट कितने का है, 700। और परचेज रिटर्न तो है नहीं, कैरेज आउटवर्ड आता नहीं है। स्टॉक ड्राइंग्स है 1800। स्टॉक ड्राइंग्स से पहले कन्वर्ट करते हैं। स्टॉक ड्राइंग्स क्या होती है? परचेजेस से माइनस होती है ना, लेस स्टॉक ड्राइंग्स। लेकिन ये 1800 सेलिंग प्राइस है, हमें इस पे लगाना पड़ेगा मार्जिन। क्या दिया हुआ है सवाल में? मार्कअप दिया हुआ है। कितना परसेंट है मार्कअप? 20% मार्कअप है ना, देखें। 20% मार्कअप है, कन्वर्ट करें मार्जिन में। 20% मतलब 20/100 है। ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 20/120 × 100। ये हो जाएगा 16.67% मार्जिन। 16.67% लगाते हैं इस पे 1800 पे। सही ना? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में मार्जिन लगाएंगे, इसके अंदर जो प्रॉफिट है ना वो निकालेंगे, और वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है हमेशा, याद रखें हमेशा, कोई भी टॉपिक हो। स्टॉक ड्राइंग्स हम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमेशा। तो 1800 × 16.67%, 300 रुपये का आ रहा है मुनाफा। इसमें जो शामिल है, माइनस करें, इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1500 रुपये। कॉस्ट प्राइस स्टॉक ड्राइंग 1500, और फिर हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? ये रही 2100। सॉल्व करना है इसको। कॉस्ट ऑफ सेल, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 एमसीक्यू देखें। थर्ड एमसीक्यू, विच आइटम वुड अफेक्ट अ सोल्ड एट जीपी? ग्रॉस प्रॉफिट को क्या चीज अफेक्ट करेगी? ग्रॉस प्रॉफिट को वो चीज अफेक्ट कर सकती है जो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आती है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो आती है वो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। जीपी को क्या चीज अफेक्ट करेगी? जीपी से पहले जो आएगी वो अफेक्ट कर सकती है बस। अब वो क्या है जीपी से पहले देखें। कैरेज इनवर्ट बिल्कुल अफेक्ट करेगी, जीपी से पहले आती है। डिस्काउंट अलाउड नहीं, ये एक्सपेंस में आता है, ये अफेक्ट नहीं करेगा। जीपी के बाद आता है, ये अफेक्ट नहीं करेगा। कमीशन रिसीव, ये भी अदर इनकम है, जीपी के बाद आता है। अदर इनकम जीपी के बाद आता है, ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट अफेक्ट करेगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? बार्गेन है। वैसे तो आता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होता ये,
दूसरे सेंस में हो सकता है कि भाई ये परचेज की वैल्यू को गिरा दे, लेकिन देखते हैं अभी ऑप्शन है या नहीं है हमारे पास। सही है, 1 और 4। इसका आंसर क्या है अभी देख लेते हैं। नंबर 3 है, 3 का आंसर ये है बिल्कुल, 1 और 4। ट्रेड डिस्काउंट में बार्गेन है ना, बार्गेन का मतलब आपकी परचेज सस्ती हो जाएगी। आप जो सामान खरीदोगे आपको सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, आपकी परचेज की वैल्यू गिरेगी। 4,000 की चीज है, 1,000 रुपए का बार्गेन हो गया, डिस्काउंट, तो कितने की पड़ी, 3,000 की पड़ी, तो परचेज आपको 3,000 की पड़ गई, परचेज कम हो जाएगी आपकी, 3,000 पे आ जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जीपी से पहले आने वाली चीज है ये। तो 1 और 4। आगे आ जाए एमसीक्यू नंबर 4 पे। कह रहे हैं सॉल्व। मार्च में साल खत्म होता है। नॉन करंट एसेट ओपनिंग दिया हुआ है, कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट, कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पीएफडी, ओपनिंग दिया हुआ है, पीएफडी ब्रॉट डाउन। एक्सपेंसेस दिए हुए इस साल जो पे करें। एक्सपेंस प्रीपेड है साल के आखिर में, प्रीपेड माइनस होता है ना, प्रीपेड दिया हुआ साल के आखिर में। और रिसीवेबल्स दिए हुए साल के आखिर में। ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट 2% ऑफ रिसीवेबल बनाना, ये रिसीवेबल है, इसका 2% पीबीडी बनेगा, तो 25,000 का 2% बनाए, 25,000 का 1% होगा 25, 50 रुपए का पीबीडी आ जाएगा, 500 रुपए का। ठीक है, 500 ही आ रहा है ना पीबीडी, देख लो। डेप्रिसिएशन लगानी है 20% आरबीएम। आरबीएम के लिए क्या करेंगे, 62,000 कॉस्ट है, 12,000 इसकी प्रोविजन है, माइनस करें क्या नेट बुक वैल्यू आएगी, 50,000। 50,000 पे लगाएं 20%, रिड्यूसिंग है तो पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करी, फिर परसेंटेज लगाई, क्या आ गई डेप्रिसिएशन, 10,000 आ गई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आ गई 10,000, पीबीडी आ गया 500, पिछले साल का दिया हुआ नहीं है, एक्सपेंस में आएगा। टोटल एक्सपेंस बताने हैं। पहले से एक्सपेंस कितने दिए हैं, 42,200 के, इसमें से प्रीपेड माइनस करें 4,600 का, डेप्रिसिएशन ऐड करें 10,000 की, पीबीडी ऐड करें 500, ये टोटल बता दें क्या आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करना। 42,200 माइनस 4,600 प्लस 10,000 प्लस 500, 48,100, आंसर बी आंसर है इसका। ठीक है, एक्सपेंस का टोटल इसने पूछा। नंबर 5, विच आइटम्स आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, अक्रूड वेजेस, बिल्कुल एक्सपेंस में प्लस होती है। अक्रूड क्या होता है, एक्सपेंस में प्लस होता है ना, तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा ना। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस में से हटा देते हैं हम, प्रीपेड माइनस हो जाता है, यानी कि एक्सपेंस में से रिमूव हो जाता है। तो प्रीपेड रिमूव हो जाता है, रिकॉर्ड नहीं हो तो रिमूव हो जाता है, एज एन एक्सपेंस नहीं लिखा जाता, ये एक्सपेंस को गिरा देता है, एक्सपेंस में से माइनस होता है, प्रीपेड को हटा देते हैं हम। और पीबीडी एक्सपेंस होता है, तो दो चीजें एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगी, एक अक्रूड और एक इंक्रीज इन पीबीडी। प्रीपेड नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस को उल्टा गिराता है, कम करता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस में नहीं लिखा जाता, एज एन एक्सपेंस नहीं कंसिडर होता, एक्सपेंस को रिड्यूस करता। तो देख लें क्या आंसर होगा इसका, 5, सी आंसर होगा। अक्रूड वेजेस खर्चे को बढ़ाएंगी, पीबीडी खर्चे को बढ़ाएगा, इसका नो अफेक्ट, ये खर्चे को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा कम करेगा। सिर्फ उसने ये पूछा है एज एन एक्सपेंस क्या चीज ट्रीट होगी, खर्चे को क्या चीज बढ़ाएगी। 7 देखें, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर आर करेक्ट। करेक्ट है, सब पढ़नी पड़ेंगी, फिर बताना पड़ेगा इसमें क्या है। बल्कि 6 मिस कर दिया, 6 पे आ जाए पहले। ऑन व्हाट बेसिस डज अ ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस जो सामान खरीद रहा है बेच रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस प्रोड्यूस इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग बिजनेस इनकम स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाता है, कैश रिसीव्ड एंड पेड, नहीं, इनकम स्टेटमेंट तो अक्रूवल बेसिस पे बनती है ना, कैश बेसिस पे नहीं बनती। पैसा आ रहा है वो लिखो, पैसा जा रहा है वो लिखो। डेप्रिसिएशन नहीं लिखते क्या हम, उसमें तो पैसे नहीं जाते, वो भी तो लिखते हैं। पीबीटी वो भी तो लिखते हैं, पैसे नहीं जाते उसमें। तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पैसा आए या ना आए, खर्चा जो है वो लिखो। तो कैश बेसिस पे नहीं बनती, ये गलत हो गया, टू बड़े। इनकम अर्नड लेस खर्चे, हाँ ये है। रेवेन्यू रिसीव्ड, ऐसे खर्चे जो बिजनेस ने दिए हैं, नहीं, ये फिर कैश बेसिस हो गई। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, पैसे पे नहीं होता।
तो सिर्फ टू आंसर होगा, जो इनकम आपने कमाई साल की और जो खर्चे दिए साल के, चाहे पैसे गए हो या ना गए। मेरा डी आंसर होगा। सिक्स का आंसर डी है बिल्कुल। सेवन पर है। विच स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं नहीं, कैश ड्राइंग कहाँ होती है? स्टॉक ड्राइंग होती है। स्टॉक ड्राइंग होती है ना। कैश ड्राइंग कहाँ होती है? कैश ड्राइंग तो बैलेंस शीट में होती है। स्टॉक ड्राइंग सिर्फ एक ऐसी ड्राइंग है जो इनकम स्टेटमेंट में आती है, परचेज से माइनस होती है, और कोई ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, सिर्फ स्टॉक ड्राइंग आती है। तो ये क्या बोल रहा है? कह रहे कैश ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट में आती है? नहीं 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 आती, ये गलत हो गया ऑप्शन। ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरी बात क्या कह रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस शीट में लिखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट नहीं भाई। ग्रॉस प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट में आता है। प्री पेमेंट सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में आती है? नहीं, प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट में माइनस होता है और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आता है। ये क्या बोल रहे हैं? सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में आता है? नहीं, ये गलत हो गया। रिसीवेबल बैलेंस शीट में आते हैं, ये सही है। तो सिर्फ एक नंबर फोर वाली बात ठीक है, बाकी तीनों बातें गलत करी हैं इसने। और इसने पूछा क्या है, बोला है सही बात क्या करी वो बताओ। तो फोर आंसर। एट पे आ जाए। विच आइटम आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है? इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें बतानी है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ ये एक्सपेंस में आता है इनकम स्टेटमेंट में। लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है पार्टनरशिप में, इनकम स्टेटमेंट के बाद आता है, एप्रोप्रिएशन में आता है, वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नहीं ये भी एसओसीई के अंदर आता है, चेंजेस इन इक्विटी में आता है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। तो सिर्फ एक चीज आती है, नंबर वन। तो वन ओनली, सी आंसर है। ठीक है। ये देखें, ये आसान एमसीक्यूज भी आते हैं। तो मिक्सचर आता है पेपर के अंदर, ये सारे पास पेपर के ही हैं। 15 पे आ जाएं यार, 14 छोड़ें, 15वां एमसीक्यू देख लें। 15 हम देख लेते हैं पहले, 15 में क्या है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, ये पार्टनरशिप शुरू हो गया। नहीं नहीं, पार्टनरशिप का एक एमसीक्यू आया। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट से रिलेटेड एक सवाल दिया है इसने। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में कह रहा है ये चीजें हैं। नंबर 15 एमसीक्यू क्या क्या भाई? एनसीए है, कैपिटल है, करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। लाइबिलिटीज हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स बता दो। तो बैलेंस शीट बना लें, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते हैं, देखें क्या क्या चीज़ें। बैलेंस शीट में क्या है? एनसीए होते हैं और करंट एसेट आते हैं, टोटल हो जाता है। नीचे क्या आता है? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में क्या आता है? कैपिटल आता है दोनों पार्टनर्स का, करंट अकाउंट के बैलेंस आते हैं, करंट लाइबिलिटीज आती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं अगर हैं तो। नॉन करंट एसेट आपको दिए हुए कितने? 42,000 के, तो हम नॉन करंट एसेट लिख देते हैं 42,000। नॉन करंट एसेट आ गया 42,000 का। तो पहले तो एनसीए आ गया 42,000 का। करंट एसेट हमें पता नहीं है। कैपिटल देखते हैं, कैपिटल इसने बताया हुआ है, कैपिटल कितना है? 36,000 का कैपिटल है। करंट अकाउंट बताया हमें, करंट अकाउंट डेबिट है मतलब नेगेटिव है 5,000। नेगेटिव है 5,000। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऊपर आती है, करंट लाइबिलिटी से पहले आती है, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 7,000। लॉन्ग टर्म कितनी है? 15,000। 7,000, 15,000। टोटल कर लें, 36 - 5 31, 31 और 7 38, 38 और 10 48, 48 और 5 53 टोटल आ गया। ये जो नीचे का टोटल होता है यही ऊपर का टोटल होता है, तो 53 53 यहाँ आ जाएगा। अब ऊपर देखें, एनसीए 42 के हैं, टोटल 53 पर है, तो क्या चीज 42 में ऐड हुई होगी कि टोटल 53 बने? तो 13,000 के होंगे करंट एसेट्स। ये आंसर आ जाएगा। करंट एसेट्स कितने हैं? 13,000। ऑप्शन ही नहीं है। दोबारा देखें, कुछ गलत किया। कैपिटल 36, करंट अकाउंट डेबिट माइनस करंट लाइबिलिटी 7,000, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 15,000। टोटल सही क्या? मैंने एक बार टोटल चेक कर लिया यार। टोटल चेक कर दो। 36,000 कैपिटल माइनस 5,000 करंट अकाउंट डेबिट प्लस 7,000 की हो गई आपकी करंट लाइबिलिटीज, 15,000 की हो गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, 53। ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स कितने हैं?
42 क्या? 42 था यार। 36 करंट अकाउंट डेबिट, 7,000 करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी 15,000, करंट एसेट्स। सर हमने माइनस गलत करा। अच्छा 11,000 आ रहा है यार, मैंने गलत किया। 42 और सर 53 हमने का फर्क माइनस गलत 11,000। करा। हाँ 42 और 53 का फर्क 11,000 बनेगा ना। 13,000 लिख दिया मैंने, गलत। 11,000 सही है, इसी तरह हो, 11,000 आंसर। ठीक है, सही सॉल्व किया था मैंने यार, कैलकुलेशन गलत कर दी थी। 42 और 53 का डिफरेंस 11 है, मैंने 11 नहीं लिखा था, मैंने वो 13 ले लिया था गलती से। सही है, अब आ जाए आगे। सही, तो हमने बैलेंस शीट बना ली पूरी, और जो नीचे का टोटल है वही ऊपर लिख दिया, और जो फर्क आ रहा है वो आपकी करंट एसेट्स आ गई। नेक्स्ट पे आ जाए, 16 देख लें। एमसीक्यू नंबर 16 चेक कर लें। या आप लोग करें सॉल्व 16 पे, मैं करा दूँ। तो खुद भी करते रहे बीच बीच में, ताकि दिमाग चलता रहे आप लोगों का। देखिए क्या बोल रहा है, गुड्स हमने वाई को दिए हैं, तो वाई को हमने जो गुड्स दिए हैं वो हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए हैं। तो ये हमने उनको 1,200 रुपए की एज अ सेल बना ली, तो सेल और रिटर्न बेसिस की एडजस्टमेंट नहीं कराई थी मैंने आपको यूट्यूब पे, एक वो रिकॉर्डिंग में दी है सेल और रिटर्न बेसिस वाली, वही काम यहाँ पे करना है। अच्छा, गुड्स की कॉस्ट है 750, सेल्स आपको दी हुई है, रिसीवेबल आपको दिए हुए हैं, और इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, 2,300 रुपये सेलिंग प्राइस है इसकी। कह रहे करेक्ट वैल्यूज क्या होंगी, सॉल्व कर लें। मार्कअप मार्जिन की यहाँ जरूरत नहीं है, इसने आपको चीजें बताई हुई हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,300 रुपये। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें। सेल और रिटर्न बेसिस की एडजस्टमेंट क्या होती है, सेल्स में से माइनस होती है, रिसीवेबल में से माइनस होती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट प्राइस पर ऐड होती है। तो ये इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस 1,200 रुपये, इसकी कॉस्ट प्राइस 750 रुपये, इसको हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया। तो सेल्स में से माइनस होगी सेलिंग प्राइस, कितनी है सेलिंग प्राइस 1,200। रिसीवेबल में से भी माइनस होगी सेलिंग प्राइस, कितनी है 1,200। और इन्वेंट्री में ऐड होगी कॉस्ट प्राइस, कितनी है कॉस्ट प्राइस 750। तो ये देख लें, इसमें आंसर आ जाएगा। तो 1,200 माइनस करें 30,050, रिसीवेबल 14,100 में से माइनस करें तो ये हो जाएगा 12,900, और 2,300 में से 750 ऐड कर दें, क्लोजिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट प्राइस ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 3050। मेरे ख्याल से ए बन रहा है ना, ए आंसर है। हाँ ए आंसर है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? सिंपल सेल और रिटर्न बेस वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। सेल्स में से माइनस, रिसीवेबल में से माइनस सेलिंग प्राइस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस, वो ऐड होती है कॉस्ट प्राइस। 17 देखें, अब डज नॉट इंक्लूड अ प्री पेमेंट फॉर रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल इज अदर इनकम, अदर इनकम का प्रीपेड है, एक्सपेंस का प्रीपेड नहीं है, अदर इनकम का प्रीपेड है। अदर इनकम का प्रीपेड भी क्या होता है, इनकम में से माइनस होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड अदर इनकम का, प्रीपेड माइनस होता है इनकम स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट में फर्क है। बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रीपेड इनकम इज लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, प्रीपेड इनकम इज लाइबिलिटी। यहां सॉल्व करें। हमने प्री पेमेंट अदर इनकम की नहीं डाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इस गलती का असर क्या पड़ेगा वो पूछ रहा है। अब ये ध्यान से रखिएगा, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछता है गलती ठीक करेंगे तो क्या होगा, कभी कभी वो बोलते हैं इस गलती का असर क्या पड़ेगा वो बता दो। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं गलती का असर क्या पड़ रहा है वो बता दो, गलती का इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो बता दो। गलती ठीक करने को नहीं बोला, एरर ठीक करने को नहीं बोला, एरर का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो बता दो। ठीक है, अदर इनकम प्रीपेड नहीं डाली, तो ये क्या होनी थी, प्रीपेड अदर इनकम में से माइनस होनी थी, नहीं लिखी, मतलब इनकम में से आपने माइनस नहीं की, इसका मतलब आपकी इनकम ज्यादा हुई है, इनकम ओवर स्टेटेड है। इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ओवर स्टेटेड होगा। और ये बैलेंस शीट में किधर जानी थी, लाइबिलिटी में, नहीं लिखी, तो हमारी लाइबिलिटी क्या, अंडर स्टेटेड है। ऑप्शन देखने क्या है, करंट एसेट, करंट एसेट पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि करंट एसेट तो है नहीं, ये तो लाइबिलिटी है। तो करंट एसेट्स पे नो इफेक्ट। ठीक है, तो करंट एसेट्स पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, इनमें से कोई एक हुआ।
लाइबिलिटीज हमारी क्या हुई, में लाइबिलिटी में जाना था, इसको लिखा नहीं है, तो लाइबिलिटी हमारी अंडरस्टेटेड है। और प्रॉफिट हमारा क्या है, इनकम से माइनस होना था, नहीं माइनस किया, यानी कि इनकम बढ़ी हुई है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, ओवर स्टेटेड, तो ये बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर। ठीक है। अब ये हो गया, इस पे आ जाए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाले एमसीक्यू पे 5.5। इसको पढ़, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, दो तीन कर लेते हैं इसके भी, ताकि इसका भी रिकैप हो जाए। नंबर वन करें इसका, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाले। A company has produced financial statements for the year. It is then discovered that some inventory is damaged and value must be reduced. What will be the effect? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिराएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या होती है, इनकम, और बैलेंस शीट के लिए क्या होती है, एसेट। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और बाकी बैलेंस शीट के लिए क्या होगा, आपका करंट एसेट कम हो जाएगा। तो करंट एसेट डिक्रीज होंगे और प्रॉफिट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, और ये भी कम हो रहा है। ए आंसर। नंबर टू पे आ जाओ, नंबर टू वाला पढ़ लें आप लोग। एट द ईयर एंड विक्टर हैड 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री विच हैड कॉस्ट 12 रुपए। 100 यूनिट पड़े हुए थे, हर यूनिट 12 रुपए का खरीदा था, यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 12 रुपए। इन 100 में से 8 हमें मिले आखिरी दिन, पैसे नहीं दिए हमने इसके, कोई बात नहीं, खरीद आ तो गए ना, खरीद तो लिए ना। एडिशनल 6 यूनिट्स इसमें से डैमेज है, इसके अलावा 6 यूनिट और है जो डैमेज है, और वो 10 रुपए के बिकते। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितने के बिकते, 10 रुपए के बिकते, दिस इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अगर इन पे 20 रुपए का रिपेयर कराएं इन टोटल सब पे, तो 6 × 10, 60 रुपए। 60 रुपए इनकी कॉस्ट है, 60 रुपए के, सॉरी ये बिकिंग है, 60 रुपए की ये बिकिंग है। अगर इन पे 20 रुपए का खर्चा करें तो इनकी एनआरवी कितनी आ गई, 40 रुपए आ गई। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट तो 12 रुपए के हिसाब से। अब बोले क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कितनी जाएगी, ये बता दो, करें सॉल्व इसको। सॉल्व करें इसको। क्या हुआ भाई, 100 है, 100 में 8 आखिरी दिन खरीदे थे, नो प्रॉब्लम, खरीदे तो आ गए ना, इसमें कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, भी सही है, ये इंक्लूड होने चाहिए, कोई बात नहीं, पैसे दियो नहीं दियो, सामान तो खरीद लेना, परचेज हो गई, ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री में। मसला है 6 यूनिट्स का। 6 यूनिट्स का क्या मसला है, अब आप ये देखो, 6 यूनिट्स की कॉस्ट और 6 यूनिट्स की एनआरवी का कंपैरिजन करना है हमें। तो 100 में से 8 शामिल है, कोई मसला नहीं है 8 का, 6 का मसला है, 6 को अलग कर लो, तो कितने बच गए आपके, 100 में से 6 हटा दो तो 94 बच गया। 6 की वर्किंग, 6 की कॉस्ट क्या है, 12 रुपए, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 72। एनआरवी क्या है, कितने के बिक जाएंगे, ये बोल रहा है यार ये बिक जाएंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो 6 × 10 के बिक जाएंगे, तो 60 रुपए के बिक जाएंगे। लेकिन अगर इन पे 20 रुपए का इन टोटल खर्चा होगा तो 40 रुपए आ गई एनआरवी। तो इसकी एनआरवी कितनी है, एनआरवी है 40 रुपए, कॉस्ट कितनी है, वो है 72। इन 6 की कॉस्ट और एनआरवी में से छोटी वैल्यू होती है, उस पर रिकॉर्ड होती है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, 72 और 40 किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, 40 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। अभी हुई भी कितने पे, 72 पे हुई है, तो फिलहाल हम इसको 40 पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम ये कहते हैं जो 94 यूनिट्स हैं वो नॉर्मल है, वो 12 रुपए के हिसाब से वैल्यू होंगे, और बाकी जो 6 यूनिट्स हैं वो इन टोटल एनआरवी पे रिकॉर्ड होंगे, और टोटल कितने पे, 40 रुपए पे रिकॉर्ड होंगे। और ये करें 94 × 12 कितना आ रहा है, 94 × 12, 1128 +40
1168 इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 1168 आंसर होगा। सी आंसर। ठीक है, नंबर 3 देख लें। थर्ड, when would the year end value of inventory need to be adjusted? When inventory has not yet been paid for। नहीं, पैसे दिए हो नहीं पे पैसे दिए हो आपने या नहीं पे किए हो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाती है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं बनती। When selling price has fallen below cost, यानी कि एनआरवी कम हो गई है, बिल्कुल तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। When the owner has recorded taking goods for his own use during the year, स्टॉक ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वो लिख चुका है तो सही किया, इसमें गलत किया। स्टॉक ड्राइंग लिख चुका है तो हाँ लिख चुका है, वो तो लिखनी थी उसको, उसमें गलत किया। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर होगा यार, सी आंसर होगा सर, 3 का सी आंसर। अब यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों के तो डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, पार्टनरशिप की सॉल्व करते हैं। यार सेकंड वाला कौन सा हुसैन, ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाला? यार इसमें देखो, उसने बोला था, समझा देता हूँ दोबारा। उसने बोला था यार हमारे पास 100 यूनिट्स हैं, 100 में 8 यूनिट का मसला है, वो हमने मिलाए में लेकिन उसके पैसे नहीं दिए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे नहीं दिए, सही मिले हैं, तो 8 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे 6 का और प्रॉब्लम है, तो यानी कि 100 में से सिर्फ 6 का प्रॉब्लम है, तो 94 अपनी जगह पे सही है, वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे और कोई मसला नहीं है उनके अंदर। तो वो आ जाते हैं 1128 के। 6 का प्रॉब्लम, 6 का क्या प्रॉब्लम है? 6 का प्रॉब्लम ये है, जो 6 यूनिट है इनकी कॉस्ट बनती है 12 रुपए के हिसाब से, 72। एनआरवी क्या बनती है? एनआरवी निकालनी पड़ेगी। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस खर्च। वो कह रहा है ये 10 रुपए के बिकेंगे, तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 60 रुपए, लेकिन अभी खर्चे होना बाकी है। खर्चे कितने के होंगे? कह रहा है 20 रुपए के खर्चे होंगे, दिया हुआ है सवाल में। तो एनआरवी कितनी आ गई? 40। अब देखो कॉस्ट है 72 इनकी, और इनकी एनआरवी है 40। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं? जो दोनों में से छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू क्या है? 40, तो ये 40 पे रिकॉर्ड होगा। तो ये वाले जो 6 यूनिट है ये 40 पे रिकॉर्ड होंगे। तो वो 1128 के और ये 40 के ऐड कर लो, टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी? 1168 पे रिकॉर्ड होगी, 1168 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए हम पार्टनरशिप के एमसीक्यू शुरू करते हैं। अच्छा यार देखें, इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू 2020 का, विच आइटम आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर। जीपी से क्या माइनस होता है नेट प्रॉफिट निकालते हुए? क्या माइनस होता है? बैलेंस ऑन पीबीडी अकाउंट नहीं, बैलेंस का मतलब सीडी, सीडीबीडी बैलेंस शीट में जाते हैं। पीबीडी का बैलेंस नहीं माइनस होता, बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में जो आईएस आता है ना, वो माइनस होता है प्रॉफिट, बैलेंस नहीं। कैरेज पेड ऑन गुड्स सप्लाई टू कस्टमर्स, गुड सप्लाई करें हमने कस्टमर्स तक, उस पर कैरेज दिया है, कैरेज आउटवर्ड, ये आता है एक्सपेंस में। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो नहीं आती इनकम स्टेटमेंट में। वेजेस एक्सपेंस है, तो 2 एंड 4 हो जाएगा आंसर। स्टॉक ड्राइंग तो ग्रॉस प्रॉफिट से पहले ही आती है ना, ये तो प्रॉफिट के बाद पूछ रहा, और स्टॉक ड्राइंग तो बोल ही नहीं रहा, ड्राइंग्स बोल रहा है सर, और जीपी के बाद क्या आता है वो पूछ रहा है। कैरेज आउट इस तरह कैरेज दिया हमने, जो गुड्स सप्लाई करें कस्टमर्स तक, हमने गुड्स कस्टमर्स को सप्लाई करें, कस्टमर्स के घर भिजवाएं, फ्री डिलीवरी या डिलीवरी करवाएं, उस पर जो खर्चा होगा कैरेज आउटपुट, गुड्स बेचने का खर्चा कैरेज आउटपुट। एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस होगा ना जीपी में से। नंबर 2, ये 3 दफ़ा रिपीट हुआ। वाई डज द ओनर ऑफ अ बिजनेस कैलकुलेट प्रॉफिट? बिजनेस ओनर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है?
क्यों कैलकुलेट करते हो, सॉरी, टू फाइंड रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC निकलता है प्रॉफिट से, ठीक है। टू फाइंड टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस निकालेगा, प्रॉफिट क्यों निकालेगा? टू नो हाउ मच ही कैन बोरो फ्रॉम बैंक, बैंक की बोरिंग एसेट और लाइबिलिटी से पता चलती है। टू नो द इंटरेस्ट ही कैन अफोर्ड टू पे, इंटरेस्ट पे करने के उसके पैसे होने चाहिए। अब कह रहे हैं वाई डज द ओनर ऑफ अ बिजनेस कैलकुलेट प्रॉफिट, क्यों निकालता है? अजीब से MCQ है इतना, अब प्रॉफिट क्यों निकालता है वो? प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। तो फाइंड द रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल निकलेगा प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल। टोटल एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस कैलकुलेट करेगा भाई, वो प्रॉफिट क्यों निकालेगा? ही कैन बोरो फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना बोरो कर सकता है वो बैंक से पूछेगा। अपने एसेट्स, बैंक जब उधार देता है ना, लोन देता है, तो एसेट्स को देख के देता है, तो एसेट्स देखेगा उसके लिए, प्रॉफिट नहीं देखता। और लोन इंटरेस्ट कितना अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए पैसे होने चाहिए उसके पास। मेरे ख्याल से ये आंसर है। रिटर्न ऑन कैपिटल में नेट प्रॉफिट इस्तेमाल होता है। नंबर 3, Gurpreet is a broker and receives a commission from an insurance company when a client purchases पता नहीं क्या लिखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी, कार इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो ये ब्रोकर है, ये इंश्योरेंस बेचता है। जब कोई इंश्योरेंस इससे खरीद लेता है ना, तो कंपनी इसको कमीशन पे करती है, गुरप्रीत को। तो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है कमीशन, और गुरप्रीत को मिलेगा इसके लिए क्या होगी, कमाई होगी। लेकिन कब मिलेगा, जब कार पॉलिसी बिकेगी तो। ये इंफॉर्मेशन है इसके इस साल की। इसको कमीशन मिला है 15,000 का, जो कमीशन मिला है क्या हो जाएगी, इनकम। कमीशन ऑन पॉलिसीज अरेंज्ड इन मार्च नॉट येट रिसीव्ड, ये कमीशन अभी तक हमें मिला नहीं है। अक्रूड इनकम 15,000 क्या है, मिल चुका है, और ये अभी मिलना बाकी है। रेंट पे करेगा, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हीट एंड लाइट एक्सपेंस, प्रॉफिट बताना है। तो इसकी कमाई क्या हुई, 15,000 इसको मिल चुकी है, 1200 इसको अभी और मिलेगी, तो कितनी हो गई इसकी इनकम, 16,000। एक्सपेंस में रेंट है 2500, डेप्रिसिएशन है 900, और हीट एंड लाइट है 520। माइनस करें, क्या आ गया प्रॉफिट, 12,280। ये आंसर हो जाएगा भाई। इसकी कमाई क्या है, जो कमीशन मिल रहा है, 15,000 कमीशन मिल गया है, 1200 मिलेगा, बिक गई हैं, पैसे आए नहीं, आ जाएंगे, इनकम है। रिसीवेबल का CD हो गया, इनकम अक्रूड हो गई, अक्रूड इनकम प्लस रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, डेटर का अकाउंट बनाओ, ब्रॉट डाउन 0, रिसीट्स कितनी है 15,000, CD कितना है 1200, तो रिसीट और CD का हो गया प्लस कितना आ गया 16,200। तो 16,200 माइनस 2500 माइनस 900 माइनस 520, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट MCQ देखें। 1 जनवरी बिल स्टार्टेड अ गार्डनिंग बिजनेस, ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। क्या क्या हुआ 14 में, रिसीट्स हुई हैं कस्टमर से, पैसे मिले, एक्सपेंस पे करें, मशीन के एक्सपेंस हैं, जनरल एक्सपेंस हैं, और कैश ड्राइंग्स हैं। 31 दिसंबर को कस्टमर 1720 रुपये अभी भी वो करते हैं, कस्टमर से 1720 रुपये अभी भी लेने, प्रॉफिट बताना है, ऐसे ही होगा। पैसे मिले कितने हैं भाई, अगर आपको इतना मसला हो ना, आप डेटर का अकाउंट बना लें, SLC है, ब्रॉड डाउन तो है नहीं। रिसीट्स कितनी है, पैसे कितने मिले 19,000, और डेटर अभी भी साल के आखिर में कितना वो करते हैं 1700, डिस्काउंट अलाउट वगैरह है नहीं, करें कितनी आ गई सेल्स, रिसीट और CD BD है नहीं, कितनी आ गई सेल्स 21,200 तो 21,220 आ गई सेल्स। खर्चे माइनस करें, वैन एक्सपेंस 280, जनरल एक्सपेंस 150 और जनरल 6,000। ड्राइंग्स थोड़ी आती है इनकम स्टेटमेंट में, ये तो कैश ड्राइंग है, बैलेंस शीट में जाती है। स्टॉक ड्राइंग आती है सिर्फ IAS में, बाकी बैलेंस शीट में जाती है ड्राइंग्स। क्या आ रहा है
14790 ये आ गई। यार बेसिकली होता है ये, देखें मैं आपको बोलता हूँ, मुझे 10 रुपए मिल चुके, 4 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, तो मेरी कमाई कितनी हुई? 10 रुपए मिल चुके और मुझे 4 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, तो मेरी कमाई कितनी? 14 रुपए। 19,500 मिल चुके हैं और 1720 अभी भी मिलना बाकी है। प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गया। 21,220 कमाई है इसका मतलब। इस यहाँ पर भी 15,000 मिल चुके हैं, 1,200 मिलना बाकी है, तो कमाई कितनी है? 16,000। साल के आखिर का बता रहा। तो SLC का CD रिसीट्स, BD है नहीं, सेल निकल गई, डायरेक्ट प्लस कर ले। नंबर 5, कैंडी परचेज अ मोटर व्हीकल। She also paid for cost of delivering vehicle, insurance and fuel। अब सुने बात, इसने व्हीकल खरीदा, नॉन करंट एसेट, व्हीकल को डिलीवरी करने के पैसे दिए, डिलीवरी चार्जेस लिखें, डिलीवरी चार्जेस ऑन नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिलीवरी चार्जेस ऑन नॉन करंट एसेट, बेटा फरदान लिख लो यार, पढ़ लो भाई। डिलीवरी चार्जेस ऑन डिलीवरी चार्जेस ऑन नॉन करंट एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन नॉन करंट एसेट, installation charges on non-current asset is equal to capital expenditure. Installation charges on non-current asset is equal to capital expenditure. इसी वाले के रिपेयर इंश्योरेंस फ्यूल is equals to revenue expenditure. Repair, insurance, fuel is equals to revenue expenditure. अब आगे लिखें, capital expenditures are added to non-current asset in balance sheet. क्या चीज़? Fuel, insurance and repair are revenue expenditures. अब लिखें, capital expenditures are added to cost of non-current assets in balance sheet. Capital expenditures are added to cost of non-current assets in balance sheet. Capital expenditures are added to cost of non-current asset in balance sheet. सही है? इसके बाद revenue expenditures are charged to expenses. Revenue expenditures are charged to expenses. Revenue expenditures are charged to expenses. अच्छा, इसके बाद नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट में ऐड होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंस में आते हैं, एक्सपेंस। अब यहाँ पे देखिए, विच वुड इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? नॉन करंट एसेट खरीदा, ये नहीं आता। नॉन करंट एसेट को डिलीवर करने का खर्चा, ये भी नहीं आता, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस आएगा और फ्यूल आएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? फ्यूल एंड इंश्योरेंस, डी आंसर होगा। डिलीवर करने का खर्चा, नॉन करंट एसेट को डिलीवर करने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एनसीए में प्लस होता है। हर वो खर्चा एनसीए को वर्केबल कंडीशन तक लाने में जो लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। डिलीवर नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने एसी खरीद लिया, दुकान पे पड़ा हुआ है एसी, 1 लाख का एसी खरीदा, नॉन करंट एसेट हो गया। एसी की दुकान पे रखा हुआ है, ऑफिस में आके मैं बैठ गया और उसने वहाँ दुकान पे चला दिया, तो ऑफिस थोड़ी ठंडा होना शुरू हो जाएगा मेरा।
लाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा उसको। तो एसी को दुकान से उठा के बिजनेस में लाए, इसके बगैर चलेगा नहीं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डिलीवरी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी का होगा वो क्या होगा? बताता हूँ। फिर एसी ऑफिस में ला के रख दिया, अभी भी नहीं चलेगा, फिटिंग करनी पड़ेगी उसकी, इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको। इंस्टॉलेशन और फिटिंग चार्जेस 2000 के लगे, वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एसी चलने लगा, उस पर रिपेयर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजली का बिल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एसी की इंश्योरेंस भरते हैं अगर पूरे साल की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो हर साल होने वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो वन टाइम हो रहे हैं एसेट को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ अब्दुल्ला, हाँ नॉन करंट एसेट बन जाता है। अगर 10 रुपये का नॉन करंट एसेट है और 3 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो हम बोलेंगे अब नॉन करंट एसेट कितने का है, 13 रुपये का। डेप्रिसिएशन भी अब 13 रुपये पे लगेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, आवर ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट शोड अ जीपी। सुने, इसकी इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट है और लॉस है। ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट लॉस है। जीपी हुआ है और लॉस हुआ। व्हाट कॉज द लॉस? ग्रॉस प्रॉफिट होने के बाद लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस जीपी से ज्यादा होंगे तभी लॉस हो रहा है। एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस जीपी से ज्यादा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा यार, इसके बाद अब नेक्स्ट पे चलें। ये वाला एमसीक्यू देखें जल्दी से, नंबर 7। उठ जा भाई, वहाँ से उठ, इधर आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ। तो छोटे बच्चे हो बिल्कुल तुम लोग ना, बच्चे हो, बच्चे छोटे, अजीब। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, सवाल सॉल्व कर लो। इधर आ जाओ भाई, इधर आ गया। Our trader sales for the year were 128,000। या उस दिन हमने मार्कअप मार्जिन वाला एमसीक्यूज करे थे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो टेक्निकल होते हैं। मैंने ग्रुप पे रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं। अच्छा, उससे पहले जो हमने कंट्रोल अकाउंट्स के एमसीक्यूज करे थे और डेप्रिसिएशन के करे थे, उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई थी, लेकिन उसमें इशू एक ही आ गया था कि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। लेकिन वो एमसीक्यू की रिकॉर्डिंग मैं डाल देता हूँ,
वो एमसीक्यू पूरा है, उसमें सॉल्व भी हुआ है, वर्किंग भी हो रही है, उसकी वीडियो भी है, बस वॉइस नहीं है उसके अंदर, तो समझ में तो आ जाएगा अगर आप करने बैठेंगे दोबारा तो वो बगैर वॉइस वाले, बाकी सब में वॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ट्रेडर सेल्स फॉर द ईयर वर 1,28,000, परचेजेस 84 थी। साल के शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री ये थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी थी। इसने सप्लायर को गुड्स वापस करें, परचेज रिटर्न ये थी, ग्रॉस प्रॉफिट बनाएं, सॉल्व करें, इनकम स्टेटमेंट बनाएं जल्दी से, जीपी निकालें, जीपी निकालना है 8.1 में है 7, सॉल्व करें ना, सामने दिख रहा है ना एमसीक्यू यार, सॉल्व करें, क्या करना कहा है। सेल्स है 1,28,000, परचेजेस 84, ओपनिंग स्टॉक 15,700, क्लोजिंग 16,300, परचेज रिटर्न 1,300, सेल रिटर्न नहीं है। सॉल्व करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, आईएस बना लें, इसकी जीपी निकाल लें। डी आंसर क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट डी आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इधर देखें, 1 अप्रैल को परचेजेस अकाउंट का बैलेंस है 7,200, अप्रैल में ये ट्रांजैक्शन हुई है, मजीद परचेजेस करी हैं, कैश की, क्रेडिट की और स्टॉक ड्राइंग्स करी हैं। परचेज अकाउंट का बैलेंस बता दें, ऐड कर लेना सारी परचेजेस को। 7,200 प्लस 1,200 प्लस 5,000 कितना हो गया, 13,400। स्टॉक ड्राइंग कितनी है, 250। स्टॉक ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, परचेज से क्रेडिट होती है, माइनस करें 250 क्या आ गई, 13,150। उठे आप लोग क्लास से बाहर निकले, चलो, और नेक्स्ट क्लास में नहीं आने दूंगा, जाएं बाहर।